हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो जो है आपको स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है। और आपको सिंपल यूट्यूब के अंदर स्टडी अड्डा लिखना है। जो पहला लिंक आएगा उसका लोगो, हमारे चैनल का लोगो ये है, आप यहाँ से उस चैनल को पा सकते हैं। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। थोड़ा सा हम डिफरेंस इस वीडियो में करेंगे। पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जैसे नेफ्रॉन या वृक्क, इन सब चीजों के बारे में नहीं जानेंगे, फिर भी वो चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है एसएससी के जितने भी फॉर्मेट के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो, उनसे जो है 2000 से लेके 2015-16 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी चीज आप यूज करते हैं उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, उत्सर्जन, एक्सक्रेटरी उत्सर्जन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो 3 तरह से डिवाइड होता है। अमोनिया उत्सर्जीकरण, एमोनोटेलिज्म, यूरिया उत्सर्जीकरण, यूरियोटेलिज्म, और यूरिक अम्ल उत्सर्जीकरण, यूरिकोटेलिज्म। अमोनिया उत्सर्जीकरण क्या होता है, पहले हम देखते हैं अमोनिया उत्सर्जीकरण क्या होता है। पहले हम जानते हैं उत्सर्जन क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें उपापचय मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप बनने वाला नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से निष्कासन होता है। मतलब शरीर से जो भी नाइट्रोजनीकृत पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन होता है, मतलब बाहर निकलते हैं। और ये कई तरह से बाहर निकलते हैं। तो कितने तरह से बाहर निकलते हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे इन 3 प्रकार में। पहला है एमोनोटेलिज्म, अमोनिया उत्सर्जीकरण। ये बेसिकली क्या है, जलीय जीव के अंदर होता है, जैसे अस्थिल मछली, टेडपोल, जलीय कीट, जलीय कशेरुक और उभयचर आदि। इसमें क्या होता है, देखिए, जो अधिकांश टेलियोस्ट जो मछली होती हैं, वर्तमान में इनको अस्थिल मछली कहते हैं। और जो टेडपोल या जलीय कीट होते हैं, ये जो है अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। मतलब ये डायरेक्ट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ये करते क्या है, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको अमोनिया के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः किस रूप में होता है, अमोनिया के रूप में होता है, इसीलिए इन्हें अमोनिया उत्सर्जीकरण कहते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ क्या है, यूरिया उत्सर्जीकरण, यूरोटेलिज्म। देखिए, अमोनिया का उत्सर्जन जो है जलीय जंतुओं के अंदर सुविधाजनक होता है, लेकिन जो स्थल पे जंतु रहते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया उनके लिए बहुत हानिकारक होती है। तो वो जो है नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। वो जैसे स्थलीय घोंघे हो गए, कीट पतंगे हो गए, पक्षी और सरीसृप हो गया। तीसरा है यूरिक अम्ल उत्सर्जीकरण। ये इसका मेन उदाहरण हम हैं, मनुष्य हैं। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का जो उत्सर्जन होता है यूरिया के रूप में होता है, और अमोनिया से यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत, लीवर में एक उपापचयी क्रिया यूरिया चक्र के द्वारा होता है। तो ये पूछा जाता है कि अमोनिया से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो ये यकृत में होता है। और कैसे होता है, एक उपापचयी क्रिया यूरिया चक्र के द्वारा होता है। किसके किसके बीच ये चीज होता है, स्तनधारी अधिकांश, जैसे उभयचर हो गए, मेढक हो गए, मनुष्य हो गए, अधिपराशरणी वातावरण में कछुए भी हो गए। तो इनके अंदर जो है यूरिकोटेलिज्म, यूरिक अम्ल उत्सर्जीकरण होता है। अब देखते हैं कुछ अंग के बारे में देखते हैं कि कैसे, कौन से अंग से क्या निकलता है, ये पूछा जाता है। देखिए, मनुष्य के अंदर जो किडनी होती है वो जो है रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया व यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती है। अब मनुष्य के अंदर फेफड़े, लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं। लीवर जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल, पित्तवर्धक, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन की आवश्यकता से अधिक मात्रा का, जो भी अगर ज्यादा होता है तो इनका जो है लीवर जो उत्सर्जन करता है। इसलिए ज्यादा कोलेस्ट्रॉल शरीर पे जमा होने के कारण जो लीवर कभी कभी दिक्कत कर जाता है। अब ये बच्चा आंत, इंटेस्टाइन। आज जो है कैल्शियम
वो धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाता है तो आपका जो इंटेस्टाइन है वो उसका उत्सर्जन करता है। त्वचा दो तरह की होती है, तैल ग्रंथियां, ओयल ग्लैंड्स एंड श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड। तो जो तैल ग्रंथि होती है वो स्टेरोल, ये सब क्वेश्चन आते हैं इसलिए आप याद कर लीजिएगा, हाइड्रोकार्बन और मोम का उत्सर्जन करती है। वहीं पे जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, स्वेट ग्लैंड जो होता है वो आपका पसीने में जो यूरिया या सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है वो, और जल में जो लैक्टिक एसिड की आवश्यकता से अधिक मात्रा का शरीर से ये उत्सर्जन करते हैं। तो ये था कुछ जो मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं वो क्या उत्सर्जन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है अलग अलग जानवरों का नाम देख के उनके उत्सर्जन अंग के बारे में बात करता है। जैसे मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, हमारा वृक्क है, नेफ्रॉन। अमीबा के अंदर जो शरीर की उनकी त्वचा होती है सतह, वो जो रिक्तिका होती है वो उनका मुख्य जो है उत्सर्जी अंग है। केचुआ के अंदर जो है उत्सर्जी काएं होती हैं। झींगा मछली के अंदर हरी ग्रंथियां होती हैं। फीता क्रीम फ्लेम कोशिकाएं। आर्थोपेडा के अंदर मैलपिगी नलिका होती है। और सिलेंट्रेटा शरीर की जो उनका शरीर का त्वचा का जो मुख्य भाग होता है वहां से वो जो है मुख्य उत्सर्जी अंग का काम करते हैं। तो ये कुछ जानवर के नाम थे जिनका क्वेश्चन तो एसएससी में नहीं पूछा गया है, लेकिन आईएएस और पीसीएस में जरूर पूछा गया है, तो एसएससी में पूछने के चांसेस रहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अब उत्सर्जन अंग खराब होने से कौन कौन से रोग होने की संभावनाएं होती हैं। पहला रक्त आपोहन या हीमोडायलिसिस, ये इसके बारे में आप सभी लोग को पता होगा। दूसरा है वृक्क अस्मरी या गुर्दे की पथरी जिसको हम लोग रेनल स्टोन कहते हैं, स्टोन के बारे में भी मैक्सिमम लोगों को पता होता है। तीसरा रोग है यूरेमिया, इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। यूरेमिया के अंदर क्या होता है, जब शरीर के अंदर जो है यूरेमिया या यूरिया जो है बहुत ज्यादा अपशिष्ट उत्पाद एकत्र होने लगते हैं, तो जो हमारा किडनी होता है वृक्क, वो समान रूप से उत्सर्जन कार्य नहीं कर पाता। किस लिए, जब ज्यादा यूरिया एकत्रित हो जाते हैं तो शरीर में एक विषाक्तता जहर की स्थिति बन जाती है और जिसे हम लोग यूरेमिया कहते हैं। और इससे जो है इसका कितना ज्यादा है इसका अनुमान जो है हम रुधिर यूरिया, ब्लड यूरिया के मापन टेस्ट द्वारा लगाया जाता है। तो ये कुछ यूरेमिया के बारे में जानकारी थी। और इसके बाद अगला रोग है नेफ्रेटिस। इस रोग में क्या होता है, जो वृक्क में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके वृक्क किडनी में दर्द नहीं होता है, उसके बजाय कमर के पास जो है दर्द होता है, जो जांघों में नीचे की ओर जाता हुआ आभास होता है। उनका मूत्र जो है दुर्गंधित और थोड़ी थोड़ी बार दर्द के साथ कष्ट सहित आना इस रोग का मुख्य लक्षण है। और इस रोग के कारण जो है जीवाणु संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो पूछा जाता है नेफ्रेटिस जो है किसके कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। और पेनिसिलिन का प्रयोग कर इस रोग से लाभकारी प्राप्त हो सकता है। मतलब इसके लिए दवा का जो यूज करते हैं वो हम पेनिसिलिन का यूज करते हैं। सिस्टाइटिस, इस रोग के अंदर जो है रोगी को मूत्राशय में असहनीय पीड़ा होता है और इसका कारण क्या है, कोलाई जीवाणु का संक्रमण। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि सिस्टाइटिस के अंदर किस लिए होता है, कोलाई जीवाणु के संक्रमण की वजह से होता है। तो ये नाम आप बिल्कुल याद रख लीजिए, कोलाई। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आज तक एसएससी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको 3 तरीके से घुमा के पूछा गया है। मैंने तीनों तरीका कवर किया है बारी बारी से। तो एक बात जान लीजिए, हर गुर्दे के अंदर करीब करीब 10 लाख नेफ्राणु होते हैं। वृक्राणु जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्राणु, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो जो ये नेफ्रॉन है इसी से इसका इकाई का नाम रख दिया गया। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए घुमा कैसे पूछा गया, वृक्क का प्रक्रियात्मक यूनिट क्या है। सेम क्वेश्चन है, बस उसको पलट दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। और तीसरी तरह से गुर्दे या किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका, नेफ्रॉन। देखिए ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा गया। पहला क्या पूछा गया, निस्यंदन इकाई, दूसरा प्रक्रियात्मक यूनिट और तीसरा कार्यात्मक यूनिट। तीनों का आंसर क्या होगा आपका, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है।
तो इसके पहले जैसे ही मैंने अब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा गुर्दा होता है वो जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन करता है। किसका किसका? जल का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन करता है। मूत्र बनता है, मूत्र आपका जो है संग्राहक वाहिनियों में बनता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। और ये जो संग्राहक वाहिनियां होती हैं वो आपके विक्र नेफ्रॉन की भाग होती है, पार्ट ऑफ क्या होता है? नेफ्रॉन। मूत्र के बारे में पूछा जाता है ये अम्ल है या क्षार है, तो ये अम्लीय होता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि मूत्र के अंदर जो हल्का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसके अंदर एक यूरोक्रोम नामक वर्णक उपस्थित होता है, पिगमेंट उपस्थित होता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या? डी सही होगा, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? देखिए यूरिक एसिड का उत्सर्जन, तो एकदम वीडियो के शुरू में ही मैंने डिटेल दिया है कि कौन यूरिक एसिड, कौन अमोनिया और कौन यूरिया के उत्सर्जन करते हैं। तो सभी सरीसृप वर्ग, जैसे आपकी छिपकलियां हो गई, सरीसृप वर्ग के अंदर कौन कौन से आ गई? छिपकलियां। और सभी पक्षी वर्ग में गौरैया, जितने भी पक्षी हो गए, का मुख्य जो उत्सर्जक उत्पाद होता है वो यूरिक एसिड होता है। जबकि स्तनधारियों मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। इसका पूरा डिटेल मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको समझाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गौरैया। अगर यहाँ पे छिपकली भी रहती तो वो भी सही होता। मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक। ये चीज आप रट लीजिए, ये औषधि का नाम है, तो इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, डाईयूरेटिक इसका नाम है। मूत्र का असामान्य घटक है। देखिए सामान्य मूत्र में अराउंड 95% जल होते हैं, 2% लवण होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, और 2.6% के आसपास आपका यूरिया होता है, 0.3% यूरिक एसिड होता है, और इसके बाद क्रेटिनिन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका असामान्य घटक है, मतलब जो इसमें उपस्थित नहीं होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है आपका मूत्र के अंदर उपस्थित नहीं होता है, और जिसके अंदर उपस्थित होता है उसको एल्ब्यूमिनीरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको एल्ब्यूमिनीरिया हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनीरिया कहते हैं। भ्रूण की अप्रापोषिका किसमें सहायक होती है? देखिए अप्रापोषिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलेंट्रॉइस। तो भ्रूण की एलेंट्रॉइस किसमें सहायक होती हैं? तो ये बेसिकली आपकी जो है उत्सर्जन में सहायक होती हैं, और ये जो है भ्रूण के अंदर जो मेटाबॉलिज्म उपापचय से उत्पन्न CO2 यूरिया, क्या कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया होते हैं, उनका उत्सर्जन करती हैं। तो आप ये जान लीजिए भ्रूण के अंदर कौन उत्सर्जन करता है? एलेंट्रॉइस। अप्रापोषिका जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और भी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका वहां पे काम नहीं होता, उनका उत्सर्जन करती हैं ये। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो वृक्क के द्वारा जो है ये सब चीजें का उत्सर्जन होता रहता है। अच्छा, इसका दो और काम है जो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। पहला है समस्थैतिकता। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि समस्थैतिकता किसका काम है, और दूसरा है पीएच का नियमन कौन फॉलो करता है। तो ये दोनों जो है वृक्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो संघ हेमिकार्डेटा एक संघ है, और इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो समुद्री जीव, मरीन होते हैं। और तो आप समझ गए होंगे कि समुद्री जीव का मैक्सिमम उत्सर्जन जो है कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कोशिका गुच्छ, या इसको आप क्या कह सकते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये जो है उनके रुधिर वाहिनों ब्लड वेसल से जुड़े भी रहते हैं। निम्नलिखित में से किसका हृदय जो है सिरा युक्त होता है? तो मछलियों का जो हृदय होता है वो सिरा युक्त होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? मत्स्य। देखिए मछलियों में के अंदर जो है 2 कच्छों का हृदय होता है, उनके हृदय के अंदर 2 कच्छ होते हैं, या ये कह लीजिए कि 2 कच्छों का हृदय होता है,
और पहला कक्ष जो होता है वो रक्त को गिल में पंप करता है और वहां से रक्त से शरीर में चला जाता है। और दूसरा क्या होता है, उनका मछली का जो हृदय सिरा युक्त होता है दूसरा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मछली होगा। क्यों? क्योंकि मछली का जो हृदय होता है वो सिरा युक्त होता है, क्योंकि इसमें केवल ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? सेम क्वेश्चन लग रहा, सॉरी ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। सामान्य शंभु का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? देखिए, सामान्य शंभु की इंग्लिश क्या है, मिटिलस इड्यूलिसिस का जो वसा होता है एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है, और इस पदार्थ में मौजूद जो विलक्षण रासायनिक यौगिक होता है वो होता है डाईहाइड्रॉक्सी फिनाइल एलेनिन। ऑप्शन डी सही होगा, डाईहाइड्रॉक्सी फिनाइल एलेनिन। तो ये था उत्सर्जन तंत्र से कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि अपने फेसबुक पेज पे शेयर वीडियो ये जरूर करें, या आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, या कहीं से कोशिश कीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो थैंक यू फ्रेंड।